नमस्कार स्टूडेंट्स। इग्नू के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनाम पंजाब में आपका स्वागत है। और आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस में यूनिट 1 और सेकंड को कंप्लीट करेंगे, जिनके विषय हैं कंपैरेटिव एनालिसिस, नेचर्स, एरिया एंड यूटिलिटी। और दूसरा है प्रोसेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, यानी कि तुलनात्मक शासन के बारे में पढ़ेंगे, तुलनात्मक विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तुलनात्मक विश्लेषण, इसकी प्रकृति, क्षेत्र और उपयोगिता। आज का विषय हमारा ये रहेगा कि तुलनात्मक कंपैरिजन से हम बोलते हैं इंग्लिश में। आगे हम कंपैरिजन को क्यों करते हैं, क्या जरूरत है कंपैरिजन की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपैरिजन सिस्टम की, तो कंपैरिजन क्या होता है कि जैसा कि हमने देखा है कि तुलनात्मक पद्धति का उपयोग सामान्य रूप से उन विषयों पर किया जाता है जहां पर विषय वस्तु, भाषा और परिप्रेक्ष्य वो सारे तत्व मौजूद होते हैं। मतलब जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ें सिमिलैरिटीज होती हैं। सिमिलर होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर हम मेल टू मेल का कंपैरिजन करेंगे तो वो ओके है, मेल फीमेल का कंपैरिजन करेंगे तो वो गलत है। ठीक है, मेल टू मेल यानी कि दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज हैं कि वो दोनों मेल हैं। ठीक है, और मेल फीमेल में सिमिलैरिटीज नहीं होती हैं, दैट इज वाई उनका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। अगर हम एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हम पहले तो देखेंगे कि वहाँ पे गवर्नमेंट कौन सी है। ठीक है, अगर आप जम्मू कश्मीर का कंपैरिजन करना चाहते हो पंजाब से, तो वहाँ कंपैरिजन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहली तो ये कि वहाँ पर तो सरकार भी नहीं है, वो यूटी है। ठीक है, और दूसरी बात, पंजाब में सरकार है कांग्रेस की, तो ऐसे में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा स्टेट स्टेट का फोकस होना ज़रूरी है, कि पहले तो अगर वो स्टेट होता तो हम सोच सकते थे कि वहाँ पर हम गवर्नमेंट का कंपैरिजन कर सकते हैं कि वहाँ पर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस है और यहाँ पंजाब में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर रही है, वो बनना चाहती है, तो क्या रीज़न है कि वो नहीं बन पा रही है, या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सरकार क्यों नहीं बना पाती। ऐसी चीज़ों को हम ले सकते हैं। कंपैरिजन का मतलब और कंपैरिजन करना क्यों ज़रूरी होता है, इससे हमें मेरिट और डीमेरिट तो पता लगते हैं, साथ ही साथ हमें सिद्धांत निर्माण में भी बहुत मेन भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल कर आती हैं जो हमें नहीं पता होती है। आज अगर हम डेवलप कर पा रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं रीज़न है रिसर्च का, कंपैरिजन का। ठीक है, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो हमने 160 प्लस कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया था, स्टडी किया था कि क्या और क्यों हम इन चीज़ों को शामिल करें, तो हमने वहाँ की कंडीशंस को भी देखा था। दैट इज़ वाई तुलनात्मक जो राजनीति है या तुलनात्मक अध्ययन है, ये हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत, इवन इंडियन पॉलिटिक्स भी नहीं कहूँगा, कि हर जगह पॉलिटिक्स में और हर जगह के जितने भी क्षेत्र होते हैं, जितने भी विषय आते हैं, उन सभी में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तुलनाएं, संबंधों की पहचान। देखो, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के चरित्र और विषय क्षेत्रों को परिभाषित करने में तुलनात्मक पद्धति पर कुछ विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। जैसे कि इस दृष्टि से कायम रखा गया है कि ताकि बाहरी देश या विदेशी के अध्ययन के रूप में तुलनात्मक राजनीति से संबंधित लगातार गलतफहमियों को दूर किया जा सके। इसका इस प्रकार की व्याख्या के अंदर, यदि आप अपने से अलग किसी अन्य देश का अध्ययन कर रहे हो, ठीक है, जैसे, तो आपको एक तुलनावादी कहा जाए। आमतौर पर इस गलतफहमी का अर्थ केवल व्यक्तिगत राष्ट्रों के बारे में। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि तुलनाएं का मतलब आपको भी पता लग गया कि जब आप किसी एक चीज़ का कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ करते हो तो आप एक तो तुलनावादी होते हैं, आप कंपैरिस्टिक बन जाते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक तो गलतफहमियां दूर होती हैं। मान लो कि अगर कुछ भी, आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर हम जम्मू कश्मीर को गलत समझते हैं, ठीक है, अगर हम जम्मू कश्मीर में ये चाहते हैं कि कुछ चेंजेस हों वहाँ पर, तो इसके लिए तो हमें वहाँ के लोगों से व्यूज़ लेने पड़ेंगे और उन व्यूज़ को कंपैरिजन करना पड़ेगा कि किस एरिया के व्यूज़ किस दूसरे एरिया के साथ मिल रहे हैं कि नहीं, वहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा। तो इसकी भी स्टडी करनी पड़ती है, तुलनाएं करनी पड़ती है, तो इससे क्या होता है, संबंधों की पहचान हो जाती है। अगर मान लीजिए तिब्बत है, तिब्बत को नेपाल के साथ कंपैरिजन कर लीजिए, तो आप कहीं ना कहीं जानते हो कि उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर आज उनमें मन मुटाव है तो उस केस को स्टडी करें और उसके बीच में जो गलत फहमी है उनको निकालने की कोशिश करें। इसका मतलब कि एनालाइज करना। जब भी हम किसी एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ तुलना करते हैं तो हम उसमें कुछ ना कुछ कमियों को पाते हैं और हम फिर सोचते हैं, अरे ऐसा भी था क्या, अरे ऐसा भी हो सकता था, हमें तो पता ही नहीं, हम तो गलत सोच रहे थे। की पॉइंट वो चीज़ बताते हैं। तो आप इसको अंदर से पढ़िएगा, मैं आपको सिर्फ ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसके अंदर क्या हो सकता है और क्या है। तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकारें। हम तुलनात्मक राजनीति सिस्टम को भी कंपैरिजन कर सकते हैं,
सरकारों का भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप एक स्टेट टू स्टेट का कंपैरिजन अगर करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, और अगर आप स्टेट छोड़कर अगर किसी पूरी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम को कंपैरिजन करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। यहाँ पर रोनाल्ड चिलकार्ट का दावा है कि संकल्पनात्मक उलझन के कारण इस धारणा का अक्सर सामना करना पड़ता है कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध सरकारों के अध्ययन से है भी या नहीं। मतलब यहाँ पर थोड़ा कंट्रोवर्सी आ रहा है कि तुलनात्मक राजनीति और सरकारें एक साइड हैं या तुलनात्मक राजनीति अलग है और तुलनात्मक सरकारें अलग है। तो अलग अलग लोगों ने इसके ऊपर अलग अलग बातें कही हैं, उनको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम तुलनात्मक राजनीति के ऐतिहासिक सिंहावलोकन में। देखिए, तुलनात्मक राजनीति है क्या? जैसे मैंने आपको डेमोक्रेसी के बारे में भी कल बताया था, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी कब शुरू हुई, डेमोक्रेसी कैसे डेवलप करी, आज अगर विश्व में उसको मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं। बहुत सारे रीजन है। जो इतिहास होता है वो उसकी डेवलपमेंट एज को भी बताता है, ठीक है। तो आज हम तुलनात्मक राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो तुलनात्मक राजनीति का भी एक इतिहास है। कोई भी जब चीज़, मैंने आपको फिर से वही एग्जांपल देता हूँ, कोई भी चीज़ मार्केट में आती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो कौन लेकर आ रहा है, ठीक है। अगर एप्पल की एग्जांपल ले लीजिए, एप्पल के फ़ोन अगर मार्केट में आ रहे हैं, एप्पल कंपनी कहाँ की है? यूएसए की। यूएस क्या है? पावरफुल देश। तो पावरफुल सीधा तो नहीं बन गया था ना, टाइम लगा उसको पावरफुल बनने में, कई टाइम लगे, कई नुकसान चले, फिर जाके आज पावरफुल है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी तो प्रभाव पड़ता है ना। आइए पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उत्पत्ति कहाँ से? देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता है कि आप लोगों ने थॉट्स पढ़े, ठीक है। थॉट में अरस्तु के बारे में पढ़ा था। अरस्तु ने अपने टाइम में 150 राज्यों के संविधानों का अध्ययन कर लिया था। लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र, सभी सुशासन मानकों को श्रेणीबद्ध करके उनकी डेफिनेशन दे डाली, उनको कंपैरिजन कर दिए, विच इज बेस्ट और विच इज नॉट, एंड व्हाई विच इज नॉट बैड और नॉट गुड, व्हाई विच इज बेस्ट फॉर दिस कंट्री। क्या रीजन था इसका, क्यों थे, कैसे थे, इन सब चीज़ों को कंपैरिजन के थ्रू उसने सामने रखा। तो यही चीज़ें होती है कि कंपैरिजन हम क्यों करते हैं, क्यों है ऐसा, होता ही क्यों है, ऐसा भी हो गया, आओ क्यों हुआ, ये ऐसे कैसे हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस के जवाब जानने के लिए, ठीक है। शुरुआत अरस्तु से होती है, उसके बाद सभी टाइम टू टाइम करते जाते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं 19वीं सदी से। तो देखो, 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ की तुलनात्मक अध्ययन में उत्तम व्यवस्था या आदर्श राज्य से संबंधित दार्शनिक और काल्पनिक प्रश्नों का के साथ ध्यान मग्नता और इस प्रक्रिया में भावनात्मक और मानसिक शब्दावली का प्रयोग कायम रहा। ये वो समय था जब उदारवाद सबसे प्रबल विचारधारा थी और यूरोपीय राष्ट्र विश्व राजनीति पर अपरिहार्य प्रभुत्व का आनंद ले रहे थे। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के शेष दुनिया या तो यूरोपीय उपनिवेशवाद की थी और भूतपूर्व उपनिवेशवाद के रूप में उसके प्रभाव क्षेत्र में थी। इस काल के दौरान अपनाए गए तुलनात्मक अध्ययनों जैसे कि जेम्स बाइल्स का मॉडल डेमोक्रेसीज, ठीक है, हार्मन फाइनर का थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडल गवर्नमेंट, ठीक है, और कॉल जे फ्रेडरिक का कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट। 19वीं सदी में क्या था, एक तो जो लिबरलिज्म था वो पीक लेवल पर था, ठीक है। दूसरा, कॉलोनीज बहुत बन रही थी, और कॉलोनीज कहाँ से थी? यूरोपियन से थी। यूरोपियन, ब्रिटेन वगैरह जैसे लोग, वर्ल्ड में तो सबसे ज्यादा इन्हीं की कॉलोनीज थी ना, यही चूस रहे थे लोगों का खून, ठीक है, और अपने देश को भर रहे थे। तो उस टाइम भी अगर हम क्या करें तो ये स्टार्टिंग एज थी इसकी, ये तब बढ़ रहा था, ठीक है। उपनिवेशों के टाइम में क्या था कि ब्रिटेन ने सोचा था कि यार यहाँ से तो बहुत अच्छा माल आ रहा है, यहाँ बहुत कम आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तब इस तरह के शब्द आते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये नहीं था पता करो ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मान लो यहाँ से ज्यादा आ रहे हैं ना तो और फोर्स लगा दो, और बहुत ज्यादा करो ताकि उसको ग्रैब कर पाए हम, ठीक है। और यहाँ से कम मार्क तो ठीक है, कम ध्यान दे। तो उस टाइम भी लोगों ने, कई जो थिंकर्स थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ब्राइस का मॉडल डेमोक्रेसी था, हर्बर्ट फाइनर की थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडल गवर्नमेंट्स थी। तो इन सब चीज़ों ने भी इस, मतलब थोड़ा थोड़ा हवा देनी शुरू कर दी। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध और उसके पश्चात, देखो, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1930 के दशक में विश्व की राजनीति और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ,
1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति ने विश्व में समाजवाद को उत्पीड़ितों की एक विचारधारा के रूप में और पश्चिमी उदारवाद और पूंजीवाद के एक आलोचनात्मक विकल्प के रूप में उत्पन्न किया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ ही एक महत्वपूर्ण घटना घट चुकी थी, जिसमें यूरोपीय जो ब्रिटिश वर्चस्व था ना, उसका पतन हो गया। विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका एक नए आधिपत्य से आ गया भी, मैं बॉस हूँ अब, ठीक है। और उसके बाद विश्व का विचारधारा की दृष्टि से दो गुटों में बंटवारा भी हो गया। एक तरफ पूंजीवादी थे, एक तरफ समाजवादी थे, और जो बाकी बच गए वो उपनिवेशवादी जो अलग थे, सबसे अलग हो गए। तो यहाँ पर एक नए चेंजेस आ गए। अब वो सोच रहे थे, पहले तो हम एक जगह ही कंपैरिजन कर रहे थे, अब हमें 3 जगह कंपैरिजन करना पड़ा। तो एक नया चेंजेस हो गए, नए राष्ट्र बने, उनकी अलग अलग पॉलिसीज थी। फिर उनको देखने लगा, अरे ये कैसे डेवलप कर रहा है भाई, ये तो कभी तो हमारे अंडर हुआ करता था और ये तो बहुत अच्छा डेवलप कर गया, ये तो उस टाइम बिल्कुल नहीं करता था जब हम इसके साथ थे। ऐसी सिचुएशन आ गई थी, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे एरियाज में जिनकी जिस तरह की आइडियोलॉजीज हुआ करती थी वो उस तरह से डेवलप कर रहे थे। आगे हम चलते हैं। 1970 का दशक और विकासवाद को चुनौती। 70 के आसपास भावनात्मक प्रतिमानों का पक्ष लेने के कारण विकासवाद की आलोचना हुई, जिसने विशिष्ट राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रणालियों के बीच भिन्नताओं को दबाया ताकि उनका अध्ययन एक एकल सार्वभौमिक संरचना के अंतर्गत किया जा सके। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रणाली में जो भिन्नता पाई जाती थी 70 के बाद, क्योंकि देखो वर्ल्ड वॉर वगैरह, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, नई चेंजेस शुरू हो गए, डेवलपमेंट को चुनौतियां मिलने लगी और ज़्यादा मतलब मॉडल्स आने लग गए। कुछ उदारवाद के अकॉर्डिंग चल रहे थे, कुछ एमएनसीज को बारे में भी सोचने लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू हो गया, कॉर्पोरेट सिस्टम शुरू हो गया। तो इसने भी ना तुलनात्मक राजनीति को एक चुनौती देनी शुरू कर दी। विकास है क्या? पहले तो विकास था कैप्चर करो, माल ले आओ, कारखाने चलाओ। अब सिस्टम चेंज हो गया, अब तो और नया सिस्टम आ गया, तो उसको चुनौती मिली। उस टाइम भी कंपैरिजन बहुत अलग तरीके से हुआ, तो उसको भी चेंज करने का मौका मिला है। अब कंपैरिजन एक नई दिशा से शुरू होना चाहिए। तो आप इसमें थोड़ा सा आगे पढ़ सकते हो, जैसे कि हमें विदेश नीति, बहुराष्ट्रीय निगमों को, जैसे कि एमएनसीज है, वो भी आनी शुरू हो गई। 80 का दशक में राज्य की वापसी। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक के प्रारंभ काल के दौरान विकासवाद के विरुद्ध तीखी प्रतिक्रिया को प्रतिबिंबित करते हुए तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अनेक सिद्धांतों और विषय वस्तुओं का उदय हुआ। इनमें नौकरशाही सत्तावाद, ब्यूरोक्रेट्स कंट्रोल कर रहे थे ज़्यादा, परिवर्तन की देश राज अवधारणाएं, लोकतंत्र की दिशा में भी परिवर्तन हुआ, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम्स आई, नव उदारवाद और निजीकरण शामिल है। नव उदारवाद जहाँ कहते हैं व्यक्ति को खुला छोड़ो, और वहां पर निजीकरण भी शुरू हो गया। तो मतलब नई नई चीजें जैसे जुड़ने लग गई ना, तो उससे के ही हिसाब से पॉलिटिकल सिस्टम भी चेंज हो गया। एक टाइम था जब इंडिया की इकोनॉमी बंद इकोनॉमी हुआ करती थी, ठीक है, हमें पता नहीं था बाहर हो क्या रहा है, हम सोचते थे हम तो बेस्ट। लेकिन जब हमने खुली इकोनॉमी करी तो हमें पता लगा अभी तो हम बहुत बेस्ट नहीं है, हम तो अभी बहुत बेस्ट बन सकते हैं और करना भी चाहिए, ठीक है। तो वही सिस्टम यहाँ पर था। राज्य की वापसी हुई, राज्य ने काम शुरू किया, तो फिर से कंपैरिजन का एक नया लेवल शुरू हो गया। अभी अब क्या, तो फिर वही थिंकर्स आ गए, तो बोला नहीं नहीं इस तरह से कंपैरिजन हो सकता है, नहीं नहीं भाई विविधता को लाना चाहिए, नहीं नहीं, मतलब ऑप्शंस अवेलेबल बहुत ज़्यादा शुरू हो गया 80 के बाद के दशक से। 20वीं सदी के अंत में वैश्वीकरण और उभरती प्रवृत्ति। देखो मैंने वैश्वीकरण के बारे में लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि वैश्वीकरण होता क्या है। फिर बता रहा हूँ, जब एक चीज़ एक जगह ना रहकर दूसरी जगह पहुंच जाती है, इवन हर जगह पहुंचने लग जाती है, तो वो वैश्वीकरण होता है, ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, यानी कि ग्लोबली वो चीज़ पहुंच रही है, ठीक है। एडिडास है, नाइकी के शोरूम्स है, रॉडो की वॉचेस हैं, ये ग्लोबलाइज्ड है। आपको पता है कि अमेरिका से आईफोन बनकर आ रहा है, आपको भी पता है एप्पल की कंपनी अमेरिका से है, रेडमी चाइनीज कंपनी है, सैमसंग जापानीज कंपनी है। तो ये क्यों पता लग रहा है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। लेकिन जब 20वीं शताब्दी की हम बात करते हैं, जब कंपैरिजन का भी दौर चल रहा था ना, बहुत सारी चीज़ें पैरेलल चल रही थी, आइडियोलॉजीज भी पैरेलल चल रही थी, वो भी अपनी जगह डेवलप कर रही थी, और ये जो तुलनात्मक राजनीति वाला सिस्टम है ये भी अपनी जगह काम कर रहा था। तो इसमें क्या था कि जैसी वैश्वीकरण आई तो हर जगह में चेंजेस शुरू हो गए, कंपैरिजन भी बढ़ गया। एक स्टेट जो यहाँ था वो यहाँ पहुँच गया, दूसरा यहाँ था तो यहाँ पहुँच गया, अब ये ऐसे कैसे पहुँच गई? तो इस गैप को भी पढ़ने के लिए कंपैरिजन शुरू होगा और वो नए तरीकों से शुरू होगा, ठीक है।
तो इन चीज़ों को आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, जो मॉडल दिए गए हैं इसमें आप देख सकते हो, और उनको अपने चैप्टर्स और अपने क्वेश्चंस में ज़रूर मेंशन करें। फिर है तुलनात्मक जो राजनीतिक अध्ययन है, राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन, इसकी उपयोगिता क्या थी, क्यों हम कंपैरिजन करते हैं। आप देखो, अगर हम अपने आप को भी कंपैरिजन किसी के साथ करते हैं तो हम देखते हैं मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, वो तो बॉडी में कितना अच्छा, मुझे बॉडी बनानी है, मुझे स्टेटस चाहिए, ये चीज़ें भी आती हैं। तो उपयोगिता क्या आती है, क्या ज़रूरत थी। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर तुलनात्मक राजनीति की बात करें तो इसका मेन फोकस होता है कि हम कैसे अपने आप को और बेटर कर सकते हैं। अगर अमेरिका के पास एटॉमिक एनर्जी थी तो हमारे पास क्यों नहीं है, अगर हमारे पास कम है उसके पास ज़्यादा क्यों है, वर्ल्ड लेवल पर अमेरिका का दबदबा है तो क्यों है। कुछ चीज़ें तो हैं ऐसी जिससे दबदबा बना हुआ है, तो उन चीज़ों को कंपैरिजन के थ्रू हम सामने ला सकते हैं। ठीक है, सैद्धांतिक सूत्रीकरण के द्वारा तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण से सिद्धांत निर्माण पर बल दिया गया। जो पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे सिद्धांत बने हैं ना, वो कहीं ना कहीं सोच कर बनाए गए थे। बेटर और जो लूजेस थे उनको देखा गया, प्रॉन्स और कॉन्स को देखा गया कि कैसे हम इसको और बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम पता लगे कंपैरिजन से कि हाँ भी बेस्ट है तो उसको प्रिंसिपल दे दिया गया। तो सैद्धांतिक निर्माण के लिए भी तुलना करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वैज्ञानिक कठोरता के लिए तुलनाएं, देखो जैसे कि अगली इकाई में व्याख्या की गई थी, तुलनात्मक पद्धति इन सिद्धांतों को वैज्ञानिक आधार और कठोरता प्रदान करती है, जो सामाजिक वैज्ञानिक परिशुद्धता, मान्यता और विश्वसनीयता पर बल देते हैं। वे सामाजिक विज्ञानों में तुलनाओं को अपरिहार्य मानते हैं, क्योंकि वे सामाजिक परिघटनाओं के अध्ययन में नियंत्रण का अद्वितीय अवसर प्रस्तुत करते हैं। वैज्ञानिक कठोरता, वैज्ञानिक कठोरता का मतलब ये होता है कि जब कोई सिचुएशन या जब कोई सिद्धांत बन जाता है तो वो कठोर हो जाता है, एक तरह से उसको मानना पड़ता है। तुलना से हम बहुत सारे सिद्धांतों को, जो वैज्ञानिक सिद्धांत बन चुके हैं, कंपैरिजन कर पाते हैं कि विच इज बेस्ट, और एक नया बना पाते हैं। तो मैंने ऊपर भी बताया कि सिद्धांत निर्माण होता है, एक प्रिंसिपल बनता है, जो ऑलरेडी वैज्ञानिक कठोरताओं से बने हुए थे सिद्धांत, उनको आपस में कंपैरिजन करके हमने एक सिद्धांत अच्छा बना दिया। कंपैरिजन अच्छा है ना। तो तुलनाएं जो संबंधों में व्याख्या की ओर ले जाती हैं। देखिए, कोई भी तुलना होती है ना तो वो आपस में किसी ना किसी तरह का रिलेशन तो कायम कर ही देती है। उसको आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा खास समझाने वाली चीज़ नहीं। आगे हम चलते हैं नई चैप्टर की तरफ, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है, यानी कि तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की विधियां क्या है। अब हमने ये पढ़ लिया है कि तुलनात्मक राजनीति होती क्या है, तुलनात्मक राजनीति का शुरुआत कब हुई है, उसकी उपयोगिता क्या थी, क्यों हम करते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्निक्स की, क्या टेक्निक्स है। चलो ठीक है, अब सब कुछ समझ लिया, कपड़ा ऊन से बन रहा है या रेशम से बन रहा है या फाइबर से बन रहा है, बन गया। अब ये किसके लिए ज़रूरी है, कैसे पहने, मौसम के हिसाब से। अगर मौसम के हिसाब से है तो फिर हमें वो कपड़े दो। ठीक है, तो उसी तरीके से अब हमने सारा कुछ पढ़ लिया। ठीक है, क्या है तुलनात्मक राजनीति, कैसे है तुलनात्मक राजनीति, कहाँ से शुरू हुई, स्टेजेस को भी पढ़ लिया। अब बात आती है कि कैसे करें तुलना। जैसे आपको मोटर बाइक पकड़ा दी, हमने कंपनी ने बाइक बना दी है, आपने खरीद भी ली है। ठीक है, अब आप बताओ, अब चला के देखो कैसे, सीखो। अब सीखना है हमें, तो वो टेक्निक्स आ रही हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तुलनात्मक पद्धति, तुलना क्यों, सामाजिक वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। तुलनात्मक पद्धति को एक भूमिगत सिद्धांत को विकसित करने परिकल्पनाओं की मैं आपको बताता हूँ। सामाजिक वैज्ञानिक अनुसंधान, सामाजिक वैज्ञानिक अनुसंधान का मतलब ये होता है कि इसमें इन चीज़ों को फोकस करना कि जो तुलना हम कर रहे हैं ना, वो समाज में कितनी कारगर हो सकती है। ठीक है, कितना का समाज को बेनिफिट होता है। जब भी कोई भी पॉलिसी को अपनाते हैं, अपनाने से पहले हम 100 तरीकों से उसकी जांच करते हैं। अगर मैं आपको अभी कोविड की सिचुएशन के बारे में बताऊं, तो हम वैक्सीनेशन बना रहे थे। वैक्सीनेशन को बनाने से पहले उसको बहुत सख्त ट्रायल से गुजरना पड़ा था। क्यों? इसीलिए कि जब हम उसको समाज में भेजेंगे, लोगों तक लेंगे, कहीं ये ना हो जहाँ 1 लाख मौतें हो रही, वहाँ पे 10-30 लाख मौतें शुरू हो जाए इस वैक्सीनेशन के बाद। ठीक है, बहुत बड़ी बात हो जाती है और सरकार पर बहुत बड़ा दब्बा लग जाता है। तो इसलिए उसको बहुत लंबे टाइम तक हमने ट्रायल में डाला, कंपैरिजन किया, बहुत सारी दवाओं से कंपैरिजन करवाया। फिर उसके बाद क्या हुआ,
हमने इसको सोसाइटी को दे दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं तुलनात्मक विधियों की, किस किस तरह से हम तुलनाओं को कर सकते हैं। यदि प्रयोगात्मक पद्धति का समाजशास्त्रियों में सीमित उपयोग है, फिर भी ये वो मॉडल या प्रतिमान उपलब्ध करती है जिस प्रकार अनेक तुलनावादी और अध्ययनों को आधारित करने की अभिलाषा करते हैं। सरल शब्दों में हम कहें तो प्रयोगात्मक विधि दो स्थितियों के बीच एक कारणात्मक संबंध स्थापित करना चाहती है। दूसरे शब्दों में परीक्षण का लक्ष्य यह सिद्ध करना है कि यह स्थिति दूसरी स्थिति को उत्पन्न करती है, दूसरी स्थिति को एक निश्चित तरीके से प्रभावित करती है। प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना। हम एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं? ये जांच करने के लिए कि अब आगे क्या होगा। एटॉमिक एनर्जीज का हमने अगर एक्सपेरिमेंट किया था तो कहीं ना कहीं हम ये भी देखना चाहते थे कि इसका प्रभाव क्या रहेगा, और दूसरा अपने आप को भी ये जताना चाहते थे कि अब हमसे पंगा लेके दिखाओ कोई। ठीक है, लेकिन हमने फिर फैसला किया कि हमने प्रयोग तो कर लिया अब इसका, लेकिन अब हम इसको सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ही लेकर आएंगे, क्योंकि इसका नुकसान बहुत बड़े लेवल पर हो गया। हिरोशिमा नागासाकी पर आपने देखा ही होगा, सुना भी होगा, यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं कि अमेरिका ने अपना ट्रायल ही वहां कर दिया गुस्से में आके, तो उसका रिजल्ट क्या मिला, कितना बड़ा लॉस हो गया। आज भी अमेरिका के ऊपर ये धब्बा है कि उसने ऐसा किया था। ठीक है, हालांकि अमेरिका ने ऑफिशियली इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगी, तो माफ़ी मांगने ही रह गया था, और उससे ज़्यादा वो भी कर सकता था। ये तो है नहीं कि अमेरिका तो मतलब नए रोबोट्स ऐसे बना के वहाँ लोगों को तो भेज दे, क्या चलो उसका नुकसान की भरपाई हो जाए, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता ना। इसलिए तो कभी भी देखिए, जब भी हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर इस तरह की मतलब बरसियां आती है ना, जो बरसियां आती है, तो कई बार अमेरिकी प्रेसिडेंट भी कमेंट कर देते हैं, कई बार जा भी आते हैं। आई थिंक बराक ओबामा वहाँ गए थे, उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी इस चीज़ को लेकर। ठीक है, लेकिन एक बार आप ये भी देखिएगा कि जैसे हमने प्रयोग किया, हमने नहीं सॉरी अमेरिका ने जब प्रयोग किया तो बहुत टाइम, लंबे टाइम तक जापानीज ने उन लोगों से बात तक नहीं की थी, उनसे कोई रिलेशन नहीं रखा था। लेकिन फिर वही बात है, एक टाइम बाद सोचना पड़ जाता है भैया गुस्सा करके क्या फायदा है, चलो डेवलपमेंट कर लेते हैं आगे, जो गए सो गए। ठीक है, तो आगे आप इन चीज़ों को पढ़िए। इसके अंदर केस स्टडी, एक केस स्टडी जैसा कि इसका नाम संकेत देता है, एक एकल केस, एक मामले पे केस स्टडी करो। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप पूरा उसके ऊपर फोकस करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। आप डेटा रैंडमली भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ से उठाए, यहाँ से उठाए, यहाँ से उठाए, यहाँ से उठाया, या हम एक सिचुएशन, एक फॉर्मेट बनाकर भी ले सकते हैं कि नहीं, अगर मुझे एग्रीकल्चर का फोकस करना है, अगर मुझे मतलब किन्नुओं पर फोकस करना है, तो मैं मालवा रीजन के अबोहर फाजिल्का एरिया को ही फोकस करूंगा, क्योंकि वहां पर ज़्यादा किन्नू उत्पादित होते हैं। क्यों होते हैं वहां पर, बाकियों में क्यों नहीं अच्छे हो सकते। अगर मैं ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करूंगा तो मैं पूरे पंजाब को फोकस करूंगा, मैं पूरे इंडिया को फोकस नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे चावलों की अगर रेवोल्यूशन की बात करें तो वो केरला वाली साइड ज़्यादा देखेंगे आप, साउथ वाली साइड। लेकिन अगर गेहूं की बात करेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन का तो पंजाब में साइंटिफिकली उसका प्रोडक्शन अच्छे से हुआ था। तो केस स्टडी का मतलब ये होता है कि एक छोटी सी टॉपिक पर ही करना, ऐसा नहीं कि उसके साथ जुड़ते हुए सभी को भी हम लेकर रिसर्च करने बैठ जाएंगे। उसके बाद है सांख्यिक पद्धति। सांख्यिक पद्धति का मतलब ये होता है स्टैटिकल, स्टैटिक्स जहां पर आ जाते हैं, मात्रा, क्वालिटी। ठीक है, अब इसमें क्या है, मान लो हमने वोटिंग सेंसेस पता करना है कि ओपिनियन पोल में कितने लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि वो बीजेपी को चुनेंगे, कांग्रेस को चुनेंगे, सीपीआई को चुनेंगे, बीएसपी को चुनेंगे। और उसके बाद एग्जिट पोल, हम उसमें लोगों पर सर्वे करते हैं ना। अगर कोई रिपोर्ट आती है, मान लो ह्यूमन इंडेक्स रिपोर्ट आई है वर्ल्ड में, ठीक है, जैसे कि एनआईआरएफ की रैंकिंग्स होती हैं जिसमें कॉलेज यूनिवर्सिटीज को रैंक दिया जाता है बेस्ट, लोअर, या अगर वो स्पेसिफाइड फील्ड से हैं, टेक्निकल से हैं, तो उनमें कितना मतलब वो होगा, कितनी रैंकिंग उनको दी जाए। तो इसके हम क्या करते हैं, हम उसको स्टैटिकली देखते हैं, हम आंकड़े लेते हैं, इतने कॉलेजेस हैं, इतने कॉलेजेस में इतने कॉलेजेस का इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ये 80% जा रहे हैं, ये 90% जा रहे हैं। इसमें विमेंस में देखो इतने बच्चे पढ़कर गए थे, 40 लड़कियां पढ़ के गई थी, जिसमें से 30 एमएनसी में काम कर रही हैं, 5 आईएएस हैं और 3 प्रधानमंत्री बन गई। तो ये डेटा होता है, ये डेटा से हम रिसर्च करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो वो क्या है, वो सांख्यिक पद्धति। उसके बाद करते ध्यान केंद्रित तुलनाएं। ये अध्ययन राष्ट्रों की एक छोटी संख्या को लेते हैं, अक्सर केवल 2 को ही लेते हैं, और फिर प्राय इन राष्ट्रों की राजनीति के निश्चित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय सभी पहलुओं पर। ध्यान केंद्रित का मतलब होता है खास प्रॉब्लम के ऊपर। अब अगर मैं बात करूं कि कोविड 19 का भारत की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट रहेगा,
तो मैं यहाँ पर कोविड-19 को इंडियन इकोनॉमी पे ले रहा हूँ, या ना कि इंडियन पॉलिटी, ना कि इंडियन सोसाइटी, ना कि इंडियन एग्रीकल्चर, ना कि इंडियन सिटीजन्स के ऊपर या हेल्थ के ऊपर। मैंने एक ले लिया, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया, उस पर रिसर्च कर दी, वहीं आपका ये पंगा है। ठीक है। ऐतिहासिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति का तो देखिए आपको खुद पता है कि ऐतिहासिक पद्धति का मतलब क्या होता है, कि जहाँ पर हम ऐसे पद्धतियों को यूज करते हैं जो कारण जानेंगे हम, पुराना डाटा। अगर मैं हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करूँ यहाँ पर, तो हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब क्या होता है कि हिस्ट्री में कुछ ऐसा हो गया था, उस टाइम के आंकड़ों को इकट्ठा, कुछ ना कुछ तो साक्ष्य मिले ही होंगे ना। अगर हम पानीपत की लड़ाई की आज बात करते हैं, मुगलों और उनकी बात करते हैं, बाबर की लड़ाइयों की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम पृथ्वीराज चौहान की और मोहम्मद गौरी की बात करते हैं, तो ऐसी लड़ाइयों का हम कंपैरिजन जब करते हैं तो हम किस बिहाव पर करते हैं, यही चीज़ सोच कर ना कि हमारे पास हिस्टोरिकल कुछ फैक्ट्स पड़े हैं, कुछ खोजें हो चुकी हैं, विश्लेषण हुआ है उनका, ठीक है, या तो हम एरिया में जाके देखेंगे कि यहाँ पर तो कोणार्क का मंदिर है, यहाँ पर तो भगवान विष्णु की मूर्ति मिल गई, ठीक है। अब सत्य साईं बाबा जो कि शिरडी में है, तो उनकी भी जो कुछ साक्ष्य मिले हैं ना, कुछ चीज़ें हैं उनकी भी जो हमारी ऐतिहासिक पद्धति के साथ जुड़ती हैं, तभी तो कंपैरिजन किया, तभी तो हमने वो किया था इन पर रिसर्च, तभी तो जाके वो हमें इसका रिजल्ट मिला। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा पढ़िएगा, आपको और अच्छे से इसमें क्लियरेंस हो जाएगी। तो कुल मिला के जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, और जो कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस की मैं अगर बात करता हूँ, तो कंपैरिजन करना और उसकी पद्धतियों को समझना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, क्योंकि कंपैरिजन करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों को उसमें फोकस भी करना पड़ता है। तो कंपैरेटिवली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कंपैरिजन करना कई मायनों में सही भी होता है, क्योंकि कंपैरिजन से हमें जहाँ पर मेरिट डीमेरिट का पता चलता है, और वहीं हम इनमें कुछ ऐसी कमियों को भी ढूंढ पाते हैं, और उन कमियों को ढूंढने के बाद हम उसे अपने एरिया पे इफेक्ट कर पाते हैं, ताकि हम कल को उन जैसी प्रॉब्लम्स ना कर सकें। ठीक है। अब ये देखो, जब अगर आप बात करो उपनिवेशवाद काल की, तो उपनिवेशवाद काल में क्या होता था कि पहले तो सभी को कॉलोनियल बना दिया, सभी का रॉ मटेरियल हम इकट्ठा कर लेते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे पता लगने लगा कि देखो यार, उपनिवेशवाद में तो एट्रोसिटी होती है, अत्याचार बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरा डेवलप कर नहीं सकते, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठनी शुरू हो गई। जब आवाज़ उठी तो मतलब उदारवाद आ गया, ठीक है, लोकतंत्र की बातें आने लगी। कुछ जिन्होंने उपनिवेशवाद को बहुत बुरे तरीके से सहा है, जैसे कि लोकतांत्रिक देश है भारत है, ठीक है, तो उसमें हमने लोकतंत्र को शामिल कर लिया, अब फिर हमने डेवलप करने लगे। तो वहीं पर उपनिवेशवादी जो लोग थे वो ये सोच रहे थे कि यार ये तो इतना गरीब था, ये आज इतना डेवलप कैसे कर पा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे सामने आती है, कंपैरिजन से सामने आती है। आज अगर हम अमेरिका को सबसे शक्तिशाली देश बोलते हैं, या अगर हम जापान को टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ज़्यादा कहते हैं, या सिंगापुर को भी हम डेवलप्ड कहते हैं, हालांकि सिंगापुर तो भारत से भी बहुत छोटा है, आप ये बात भी जान लीजिए कि जो सिंगापुर है उसके पास अपनी कोई लैंड ही नहीं है कि वो एग्रीकल्चर कर सके, वहाँ पर उनके पास रिवर सिस्टम भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो टेक्नोलॉजी और अपने एरिया के लोगों को बहुत डेवलप्ड और बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है? इनको करने के लिए हम केस स्टडी, जैसे कि मैंने आपको बताया, कर सकते हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर भी देख सकते हैं कि क्या उनके ऐसे राजा महाराजा रहे थे कि जिन्होंने उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जो हमारे लिए आइडियल हो सकती हैं, हम उनको शामिल कर सकते हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की हिस्ट्री को हम देखेंगे तो हम इसके लिए ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग करेंगे कि ऐसा क्या था इतिहास में कि आज ये इतने पावरफुल हैं। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनके जो बिल क्लिंटन जैसे लोग थे, या अब्राहम लिंकन जैसे बड़े थिंकर थे, जिन्होंने अपनी विजनरी सोच से उनको कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाने के लिए प्रेरित किया कि आज वो इतने पावरफुल देश हैं। ठीक है। वहीं अगर हम इंडो पाक जो रिलेशंस की अगर बात करें, तो वहाँ पर हम हिस्टोरिकल पद्धति भी ले सकते हैं, हम केस स्टडी को भी ले सकते हैं, और हम साथ में और भी स्टडीज़ को ले सकते हैं, जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि इंडिया और पाक का रिलेशन इतने खराब क्यों है। अगर हम इसको भी स्टडी करते हैं तो इसके लिए हम देखेंगे, सबसे पहले हम हिस्टोरिकल पैटर्न पे जाएंगे कि देखो इस तरह के प्रॉब्लम पहले चल रही थी, ठीक है। जब पार्टीशन हुई तो हर कोई नेता अपनी अपनी विशेष को पूरा करवाना चाहता था कि मुझे इंडिया का ये पार्ट दो, वो पार्ट दो, ठीक है। तब कांग्रेस का ये रोल रहा था। तो ये सब चीज़ें कंपैरिजन के थ्रू हम सामने ला सकते हैं, और लाते भी हैं, और आज भी रिसर्च चल रही है। तो कंपैरिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपैरिजन से ही हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जो आपका ये 2 यूनिट्स थी कंपैरिजन से रिलेटेड, ये आपके पॉलिटिकल साइंस में इस चैप्टर में, कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा आप ध्यान से पढ़ें, यूट्यूब के और वीडियोज़ हैं उनकी भी हेल्प लें,
टॉपिक बाय टॉपिक आप इनको यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। बहुत सारी जो अच्छी टेक्निक्स है जिनके द्वारा इनको समझाया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी के कारण शायद आप लोगों को ये चीज़ें कहीं समझ में भी ना आए। लेकिन मेरी सजेशन यही रहेगी कि ये जो मैंने आपको बताया है, ये बहुत बेसिक चीज़ बताई है, ठीक है। इनको आप यूट्यूब के माध्यम से भी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये चीज़ आपको आनी ज़रूरी है, क्योंकि ये बेस पॉइंट है, ठीक है। ये आपका बेस बनाएंगे कंपेरेटिव का, ताकि आपको बेसिक चीज़ें पता लगे कि कंपैरिजन किन किन चीज़ों से हो सकता है, ठीक है। आपको पहचान करना सिखाएंगे, फिर उसके बाद जाकर आप इनको आगे के टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मैं अपने लेक्चर को यहाँ विराम देता हूँ। जय हिंद।